गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के नेक्स्ट लेक्चर में आज मैकेनिज्म्स के स्टडी कर रहे थे, इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म्स। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लाइडर क्रैंक का, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स का डिस्कशन किया था। ओके, और क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ए बी एक फिक्स लिंक है और सी पॉइंट से क्रैंक कनेक्टेड है सी बी, और क्रैंक का सी बी पार्ट के एंड अदर पॉइंट पर, जो सी पॉइंट पर पिन ज्वाइंटेड है ये क्रैंक, इसके अदर पॉइंट पर एक स्लॉटेड एक ब्लॉक है, स्लाइडर, जिसे स्लाइडर कह रहे हैं हम। तो बी पॉइंट पर एक स्लाइडर है, ये स्लाइडर एक स्लॉटेड पार्ट में, ठीक है, जो कि लिंक ए पी, जो पॉइंट ए से पिन ज्वाइंटेड है, उस लिंक एपी में एक स्लॉटेड आपका पार्ट कट है। उस स्लॉटेड बार में इस स्लाइडर को इंसर्ट किया गया है, और ये स्लाइडर एक स्लॉटेड लीवर या बार में स्लाइडिंग मोशन कर सकता है। सी पॉइंट पर आपका सीबी लिंक जो क्रैंक है ये रोटेशन करेगा यहाँ पर सी पॉइंट के अबाउट, और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस क्रैंक B will slide inside this slotted bar, और जब स्लॉटेड बार में ये स्लाइडर स्लाइड करेगा, इसकी वजह से ये पूरी स्लॉटेड बार पॉइंट ए के अबाउट ऑक्सीलेट करेगी, इसमें ऑक्सीलेशन होगा। यहाँ देखिए पिंक कलर से जो ये पाथ दिखाया गया है ये क्रैंक के रोटेशन का पाथ है, और यहाँ पर AP1 to AP2 इज द positions of extreme positions of the slotted bar, ठीक है। तो basically due to the rotation of the crank due to the rotation of the crank about the point C, slider will slide in the slotted bar. Due to the sliding motion, this slotted bar oscillates about the point A, okay, and in this mechanism, okay, the time taken by the slotted bar, time taken by the point P on the slotted bar for the motion from P1 to P2 is greater than the time taken by the point P from the point P2 to P1। फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बार, स्लॉटेड बार के जो पॉइंट P है स्लॉटेड बार पर, ये पॉइंट P का जो टाइम लग रहा है इसको पॉइंट P1 से P2 पॉइंट तक जाने के लिए, ये जो टाइम है P1 to P2 ये ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द मोशन जो टाइम लग रहा है पॉइंट P को P2 पॉइंट से P1 पर। यहाँ पर जब आपका ये स्लॉटेड बार पर जो P पॉइंट है, ये पॉइंट P1 से P2 मूव करता है, इसे कहते हैं कटिंग स्ट्रोक और फॉरवर्ड स्ट्रोक। यहाँ पर एक रैम से इस स्लॉटेड बार को कनेक्ट किया गया है, और इस रैम के एंड पॉइंट पर एक टूल यहाँ पर आप देखते हैं। तो शेपर मशीन में या प्लेनर मशीन में जब आपका क्रैंक रोटेट होता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द क्रैंक, आपकी स्लॉटेड बार पर पॉइंट P जो है वो P1 से P2 की तरफ जब मूव करता है, तो उस ड्यूरेशन में टूल मशीनिंग करता है आपके वर्क पीस पर, ओके। तो मशीनिंग के लिए जो स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए, और इसमें पावर होना चाहिए, और स्पीड स्लो होनी चाहिए। जो रिवर्स स्ट्रोक होता है, रिटर्न स्ट्रोक होता है, इसमें कोई मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होता है, तो इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो इसीलिए
यहाँ पर P2 से P1 पॉइंट के लिए जब रिटर्न स्ट्रोक में ये पॉइंट P मूव करता है तो इसका टाइम कम होता है। इसका रीज़न है यहाँ पर इस मैकेनिज्म का डिज़ाइन। यहाँ पर आप देखेंगे B1 पॉइंट से B2 पॉइंट तक जाने पर क्रैंक के रोटेशन B1 पॉइंट से B2 पर ट्रांसफर होने पर जो स्लॉटेड बार पर पॉइंट P है वो P1 से P2 तक, ठीक है। फर्दर इससे आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक कंप्लीट होगा। फर्दर आपका जब क्रैंक रोटेट करेगा पॉइंट B2 टू पॉइंट B1, यहाँ आपका रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा जब आपका क्रैंक B2 से B1 पॉइंट के बीच में रोटेट करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बिकॉज द क्रैंक इज रोटेटिंग एट द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड हियर बीटा the angle for the cutting stroke is greater than the angle for the return stroke, so the time taken by the cutting stroke will be greater than the time taken by the return stroke. So for this mechanism, the main funda is the time taken by the machine mechanism for the cutting stroke is greater than the time taken by the return stroke. इससे हम power जो मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और लेस पावर को यूज कर सकते हैं। इसका नाम है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मशीन। सेकेंड मैकेनिज्म की इसमें हम बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में। आईसी इंजन भी हम कहते हैं। तो क्या होते हैं ये आईसी इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। हाँ जी, देखिए इंटरनल कंबशन इंजन्स में ये आपके सामने जो मैंने मैकेनिज्म यूज किया है ये 4 स्ट्रोक एसआई इंजन है। इसका फुल फॉर्म है 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन टाइप इंजन। स्पार्क इग्निशन टाइप इंजन में जो फ्यूल यूज किए जाते हैं वो पेट्रोल और सीएनजी, ठीक है, लाइट फ्यूल्स यूज करते हैं। यहाँ बॉटम से मैं टॉप की तरफ मूव करता हूँ। सबसे पहले एक क्रैंक शाफ्ट सेंटर में होती है जो इनलाइन होता है सिलेंडर से, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये प्लेन से और इनलाइन है, एक लाइन में है सिलेंडर के सेंटर से, एक्सिस से पास होगा सेंटर से। यहाँ एक क्रैंक, इस क्रैंक शाफ्ट से क्रैंक कनेक्टेड होता है और क्रैंक के अदर पॉइंट पर, अदर एंड पर क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड। ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये फ्लाईव्हील है। क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट होता है तो उससे कनेक्टेड क्रैंक रोटेट करता है। क्रैंक के रोटेशन की वजह से कनेक्टिंग रॉड मूवमेंट करती है। कनेक्टिंग रॉड में ना ही लीनियर मोशन होता है ना ही रोटेशनल मोशन। ओके, कनेक्टिंग रॉड के जब अदर एंड को पिस्टन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और पिस्टन को सिलेंडर में इंसर्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर के अंदर स्लाइडिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता है तो क्रैंक शाफ्ट के रोटेट होने की वजह से कनेक्टिंग रॉड ट्रांसफर करते हैं मोशन को पिस्टन को, जिसकी वजह से पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है सिलेंडर, ओके, बिटवीन द डेड सेंटर्स। डेड सेंटर्स वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं सिलेंडर में जहाँ पिस्टन, जिस पॉइंट के बाद पिस्टन का मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। ओके, तो बेसिकली क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक, फ्लाईव्हील, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन एंड सिलेंडर। 4 स्ट्रोक एसआई इंजन्स में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व्स भी होते हैं। जो साइकिल होती है एक साइकिल बेसिकली थर्मल साइकिल, तो ऑटो साइकिल पर ये 4 स्ट्रोक इंजन वर्क करते हैं। तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए पिस्टन के 4 मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स बिटवीन द डेड सेंटर्स। 4 टाइम्स जब डेड सेंटर्स के बीच में पिस्टन मूव करता है तो एक साइकिल कंप्लीट होती है, पूरी पावर साइकिल। तो उस साइकिल में कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक आपका इनलेट पोर्ट है, एक एग्जॉस्ट पोर्ट है। इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स आपके वॉल्व्स के थ्रू क्लोज और ओपन होते हैं। यहाँ पर इनलेट पोर्ट पर इनलेट वॉल्व है
और एग्जॉस्ट पोर्ट पर एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व कैम शाफ्ट, जो मैंने आपको लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है, कैम फॉलोअर, तो कैम शाफ्ट के थ्रू, कैम और फॉलोअर के थ्रू यहाँ पर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को हम लोग फिक्स करते हैं, है ना। एज पर द रिक्वायरमेंट इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की टाइमिंग को सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क प्लग होता है। ओके, व्हेन द पिस्टन इनिशियल स्टेज पर, यहाँ पर टॉप डेड सेंटर, जो टॉप पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। जब आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे मूव करता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में सिलेंडर में फ्रेश फ्यूल आना चाहिए। फ्रेश फ्यूल आपका इनलेट वाल्व के थ्रू आता है। यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट पोर्ट से होता हुआ, इनलेट वाल्व सिस्टम में ओपन होते हैं, इनलेट पोर्ट से होता हुआ सिलेंडर में इंसर्ट हो जाता है। और जब बॉटम डेड सेंटर पर आपका पिस्टन पहुंचता है, फिर जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन मूव करता है, तो इनलेट वाल्व बंद हो जाते हैं और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है और कंप्रेशन स्टार्ट होता है फ्यूल का। कंप्रेशन होने के बाद जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है, तो यहाँ ऊपर टॉप डेड सेंटर और सिलेंडर हेड के बीच में कुछ स्पेस रहता है, जिसे हम क्लियरेंस स्पेस बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इस क्लियरेंस वॉल्यूम में स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस करके हाई प्रेशर फ्यूल से, जो प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, हाई प्रेशर फ्यूल में इग्निशन स्टार्ट करके, इग्निशन करके स्पार्क प्रोड्यूस करके कंबशन फ्यूल का स्टार्ट हो जाता है। कंबशन स्टार्ट होते ही जो थ्रस्ट है, पावर है, जो प्रेशर है इनसाइड द सिलेंडर, वो सडनली इंक्रीज होता है और एक थ्रस्ट मिलता है पिस्टन को, और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, स्टार्ट कर देता है। इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक के कंप्लीट होते ही एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर में आपके होते हैं। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, तो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, ये एग्जॉस्ट पोर्ट से होते हुए बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में चले जाते हैं एग्जॉस्ट पाइप से, और उस समय पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और इनलेट वाल्व बंद रहते हैं। तो 4 स्ट्रोक्स कंप्लीट हुए एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक पावर साइकिल कंप्लीट होने में, और उसके बाद ये रिपीट करता रहता है। एक वीडियो की हेल्प से हम यहाँ इसको समझेंगे। A basic lesson in the fundamentals of a 4-stroke EFI gas engine may be helpful to your understanding of Mercury products. Here are the basic components of every 4-stroke gas engine: a piston, a connecting rod, a crankshaft. As the piston travels up and down in the cylinder, this lateral motion is turned into a rotating motion at the crankshaft. The longer the स्टार्टिंग से इसको समझते हैं किस तरीके से ये हो रहा है। देखिए, यहाँ ये टॉप डेड सेंटर से पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे मूव कर रहा है, इनलेट वाल्व ओपन हुए, यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर का सक्शन होता है, सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। फ्यूल यहाँ से आजकल फ्यूल स्प्रे, आपके इंजेक्टर्स रहते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स के थ्रू फ्यूल को यहाँ पर स्प्रे किया जाता है एटमाइज्ड फॉर्म में। बॉटम डेड सेंटर पर अब जब पिस्टन पहुंचता है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर सिलेंडर में अवेलेबल होता है। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाते हैं और कंप्रेशन स्टार्ट होता है। कंप्रेशन कंप्लीट होते ही स्पार्क प्लग से स्पार्क यहाँ पर डेवलप हुआ। स्पार्क डेवलप होते ही पावर स्ट्रोक, सडनली आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, थ्रस्ट मिलता है पिस्टन को, और वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पर रिमेनिंग एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं, उस पॉइंट पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व
बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट करता है तो आपका एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाता है और वहां से गैसेस इन्वायरमेंट में निकल जाते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स कहें सिलेंडर के, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, इनलेट वाल्व, स्पार्क प्लग, एग्जॉस्ट वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर। ओके, इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, फ्यूल इंजेक्टर्स, स्पार्क प्लग। फर्स्ट स्ट्रोक में आपका सक्शन, सेकंड स्ट्रोक में कंप्रेशन, थर्ड में पावर और फोर्थ में एग्जॉस्ट, और ये साइकिल रिपीट होती है। ओके, You can ओके। नेक्स्ट है आपका विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में भी वही प्रोसेस अप्लाई होता है जो आपका क्रैंक एंड लीवर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में। ठीक है, यहाँ पर डीसी आपका फिक्स लिंक है, सी पॉइंट से एसी आपका यहाँ पर एक क्रैंक है। ओके, ये ड्राइविंग क्रैंक है। सी पॉइंट के अबाउट ये ड्राइविंग क्रैंक रोटेट होगा। इसके फ्री एंड पर एक स्लाइडर है और स्लाइडर स्लॉटेड बार में इंसर्टेड है। यहाँ पर लिंक जो स्लॉटेड बार है पी ए, उसे डी पॉइंट पर पिन ज्वाइन किया जाता है। जब आपका क्रैंक रोटेट होता है तो क्रैंक के रोटेशन की वजह से स्लॉटेड बार का पॉइंट पी ऑक्सीलेट करता है P1 टू P2। फर्स्ट स्ट्रोक में P1 टू P2 एंड P2 टू P1 रिटर्न स्ट्रोक में। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारे पास डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ओके, 4 बार चेन के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपका इन्वर्जन्स में। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में बेसिकली 2 स्लाइडर्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलिप्टिकल ट्रेमल में हमने आपको यहाँ पर शो किया है मैकेनिज्म में। यहाँ 2 स्लाइडर्स हैं जो एक रॉड से कनेक्टेड हैं। पी पॉइंट अगर एक इलिप्स के अलोंग आपका मूवमेंट करेगा तो ये जो पॉइंट स्लाइडर ए और बी हैं, ओके, ये स्लाइड करेंगे इन स्लॉटेड प्लेट्स में। ओके, स्लॉटेड प्लेट्स में ये स्लाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो इन्वर्जन है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का वो है इलिप्टिकल ट्रेमल। इलिप्टिकल ट्रेमल, इसका एनिमेशन हम लोग देखते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल का। देखिए The इलिप्टिकल only way to ट्रेमल। do it is to ओके, यहाँ पर आप एनिमेशन से समझ सकते हैं किस तरीके से ये दोनों स्लाइडर्स स्लाइड कर रहे हैं स्लॉटेड बार में। अगर ये पॉइंट एक इलिप्टिकल इलिप्स के अलोंग मूवमेंट करेगा।
क्रैंक एंड स्लॉटेड बार, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, यहाँ पे देखिए ये बुल गियर है और इसमें स्लॉटर है, स्लाइडर है और ये स्लॉटेड बार है ब्लू। देखिए फॉरवर्ड स्ट्रोक का जो टाइम है वो ज़्यादा होता है, रिटर्न स्ट्रोक का कम, इसीलिए इसे क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। स्कॉच यॉक मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ ये एक स्लाइडर है यहाँ पर और यहाँ पर ये इस स्लॉटेड बार में इंसर्टेड है। पॉइंट बी से ए यहाँ पर एक क्रैंक है और ए पॉइंट से ये स्लाइडर कनेक्टेड है। When the crank rotates about the point B, then this point A slides in this slotted bar. Due to the sliding motion in this slotted bar, the connected rod या piston rod बोल सकते हैं हम, this piston rod moves the piston along the cylinder. Okay, so there is two sliders, Scotch yoke mechanism. Okay, ये Scotch yoke mechanism ही है। यहाँ पर इसके एनिमेशन को हम लोग देखते हैं, देखिए कैसे वर्क करता है स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। ये एक डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। 4 लिंक्स होते हैं, फिक्स लिंक, क्रैंक, स्लाइडर, स्लॉटेड लिंक। हेलो, देखिए एक स्लाइडिंग मोशन हॉरिजॉन्टल है और यहाँ एक वर्टिकल स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। क्रैंक रोटेट कर रहा है सेंटर के अबाउट अपने, तो उसकी वजह से जो स्लॉटेड बार स्लाइडर है वो स्लॉटेड बार में स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल स्लाइडर मूव कर रहा है। सिंपल मैकेनिज्म है, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म बोलते हैं इसे। नेक्स्ट इन्वर्जन है डबल स्लाइडर क्रैंक का चेन का ओल्डहम कपलिंग। ओल्डहम कपलिंग, वर्किंग ऑफ ओल्डहम कपलिंग के लिए एनिमेशन इसका देखते हैं।
ओल्डहम कपलिंग में जब भी दो शाफ्ट इस तरह से हो जिनके बीच में जो मिसअलाइनमेंट है या कोई सेंट्रिसिटी हो अप टू 20 mm 20 mm से कम की, ठीक है ना, तो वहाँ पर दोनों शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए ओल्डहम कपलिंग यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें एक रेड कलर की आपको बीच में डिस्क दिख रही है, ये आपकी कपलिंग डिस्क है यहाँ पर, और इसमें 90 डिग्री पर दो स्लॉट्स कटे होते हैं, स्लॉट्स नहीं, इसमें स्लाइडर्स होते हैं। और येलो कलर की जो आप यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं जो शाफ्ट्स पर कनेक्टेड हैं, इनमें सेंटर पॉइंट, सेंटर से पास होते स्लॉट्स कटे होते हैं। इन स्लॉट्स को इन स्लाइडर्स में इंसर्ट कर दिया जाता है, देखिए किस तरीके से। इंटरमीडिएट फ्लेंज बोलते हैं इन्हें फ्लेंज ऑन ड्राइवन शाफ्ट, और ये फ्लेंज ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है। आउटपुट शाफ्ट पर जो फ्लैंजेस हैं ये, और ये इंटरमीडिएट फ्लैंज है। इंटरमीडिएट फ्लैंज के दोनों एंड्स पर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री में स्लाइडर्स हैं। ये शाफ्ट, ये कपलिंग है ना, इस कपलिंग के ऊपर लगी रहती है, यहाँ पर लगी रहती है, और ये फिट हो जाता है इस तरीके से शाफ्ट की। इसके बाद ये फ्लेंज रहता है दोस्तों, ये फ्लेंज दिख रहा है, ये फ्लेंज रहता है, कटा रहता है, और दोनों तरफ इसके अंदर ये ग्रुप कटे हुए रहते हैं, दिख रहा है ना।
तो बेसिकली ओल्डम कपलिंग में बेसिकली फ्लैंजेस होते हैं, एक ड्राइविंग शाफ्ट पर फ्लैंज है, एक ड्रिवन शाफ्ट पर फ्लैंज है, और इन फ्लैंजेस में ग्रूव्स कट होते हैं, स्लॉट्स, और इसमें एक इंटरमीडिएट फ्लैंज हम यूज़ करते हैं जिसमें दोनों साइड 90 डिग्री पर आपके यहाँ पर लग्स बेसिकली एक स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। और जब आप ड्रिवन शाफ्ट को जब शाफ्ट रोटेट होती है तो जब से पावर ट्रांसमिट होती है तो ये जो इंटरमीडिएट प्लेट से ये स्लाइड करती है, ओके, इन दी ग्रूव्स, और पावर ट्रांसमिट हो सकता है इसके थ्रू अगर इसेंट्रिसिटी बहुत कम हो तो। यहाँ लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का हमारे पेंटोग्राफ, ओके। इस स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी है हमारे पास अभी। तो पेंटोग्राफ की बात करते हैं कि पेंटोग्राफ क्या होते हैं। पेंटोग्राफ में आपके बेसिकली 5 लिंक्स होते हैं। एक फिक्स लिंक, दिस इज द फिक्स लिंक, वन सेकंड लिंक ब्लू, थर्ड लिंक, फोर्थ एंड फिफ्थ। पेंटोग्राफ में अगर मैं इस पॉइंट से या इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ट्रेस करूं तो इनलार्ज किया जा सकता है डायग्राम को, किसी भी चीज़ को। पहली चीज़ तो पेंटोग्राफ की हेल्प से देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अगर मैं पेन को यहाँ मूव करूँ तो इससे इस स्मॉल पिक्चर को मैं बड़ी स्केल पर प्रिंट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ। इसमें सारे पिन ज्वाइंटेड होते हैं बार्स में। पेंटोग्राफ कैसे वर्क करता है जरा इसको हम लोग वीडियो में देख लेते हैं, हाउ ए पेंटोग्राफ वर्क्स। This is the 3D animation of a pantograph. So we can enlarge the any image or drawing with the help of pantograph, okay. स्टीयरिंग सिस्टम्स यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो व्हीकल्स में, और ये यूज किए जाते हैं स्टीयर करने के लिए व्हीकल्स को, स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स। यहाँ स्टीयरिंग सिस्टम में बेसिकली एक स्टीयरिंग व्हील होता है हमारे पास। स्टीयरिंग व्हील से एक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, स्टीयरिंग शाफ्ट। स्टीयरिंग शाफ्ट के लास्ट एंड पॉइंट पर एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है। यहाँ ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स रोटेशन मोशन को ऑक्सीलेशन में, ठीक है, कन्वर्ट करता है। यहाँ स्टीयरिंग आर्म से कनेक्ट होता है एक ड्रैग लिंक। यहाँ ये ऑक्सीलेट जब करता है तो ऑक्सीलेशन अगर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जाएगा तो आप ये दूसरी तरफ मूव करेगा ये आपका ड्रैग लिंक के मोशन। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव करेगा तो स्टीयरिंग लिंक
आपका ड्रैग लिंक को आगे की तरफ पुश करेगा। आगे की तरफ पुश करने से यहाँ पर एक पिटमैन आर्म होता है। पिटमैन आर्म आपके स्टीयरिंग नकल आर्म से कनेक्टेड होता है। यहाँ ये पिन जॉइंटेड होते हैं। ओके, और यहाँ से टाई लिंक के थ्रू दूसरे व्हील के स्टीयरिंग आपके नकल आर्म से कनेक्ट होता है, जो कि फ्रेम के साथ पिन जॉइंटेड होते हैं। टाई लिंक में मोशन बेसिकली rotational motion of steering wheel is transferred to the steering arm, and this steering arm transfers the motion to the drag link, and drag link moves the pitman about the pin joint connected with the frame of the vehicle, and steering knuckle arm will rotates along this pin joint about this frame, and the motion of this uh, steering knuckle arm will transfer to the other and wheel by the help of a tie link. ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक वीडियो इसमें देख लेते हैं। स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ओके। ब्लू लिंक आपका स्टीयरिंग आर्म है। ये स्टीयरिंग आर्म स्टीयरिंग गियर बॉक्स हो गया। स्टीयरिंग गियर बॉक्स से आपका स्टीयरिंग शाफ्ट है। यहाँ पर पिटमैन आर्म वॉर्म एंड नट स्टीयरिंग मैकेनिज्म। यहाँ देखिए, स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने से ये आपके इस लिंक को ऑक्सीलेट करता है।
इसके ऑक्सीलेशन की वजह से क्या आपको होता है, देखिए मैंने आपको वीडियो में यहाँ बताया था। ये जब आपका स्टीयरिंग आर्म मूव करेगा, स्टीयरिंग आर्म मूव करने की से ड्रैग लिंक मूव करेगा, और ड्रैग लिंक कनेक्टेड होता है पिट आर्म से। पिटमैन आर्म से जब कनेक्टेड होता है ड्रैग लिंक, एक एग्जैक्ट रोटेशन की वजह से ड्रैग लिंक एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे पिटमैन आर्म आपकी क्या होता है, रोटेट हो जाती है। ये आपका स्टीयरिंग नकल आर्म अबाउट द फ्रेम पिन जॉइंट, ओके, जहाँ पे पिन जॉइंटेड है आर्म। यहाँ नट, स्टीयरिंग व्हील वॉर्म, स्टीयरिंग व्हील वॉर्म, नट, केसिंग, ड्रॉप आर्म, ओके। ये सिंपल रैक एंड पिनियन सिस्टम है। Rack and pinion system for steer the wheels. हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग्स आपके जो कैसे यूज किए जाते हैं, इस यहाँ पर एक हाइड्रोलिक पिस्टन होता है बेसिकली, ओके, जो फ्यूल लाइन सप्लाई होता है। यहाँ पर एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है आपका, ओके। बेसिकली रैक एंड पिनियन सिस्टम है यहाँ पर सिंपल, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई की, फ्यूल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये फ्रंट व्हील है, ये हाइड्रोलिक पिस्टन है बेसिकली, देखिए, और यहाँ ऑयल पंप कनेक्टेड है ये, ठीक है। जब स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं, जो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ऑयल टैंक से ऑयल पंप से होता हुआ इसमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में जाता है। स्टीयरिंग व्हील के रोटेशन की वजह से मान लीजिए हमें जो यहाँ पर व्हीकल का हमको लेफ्ट टर्न करना है अगर, तो लेफ्ट टर्न के लिए बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर पिस्टन को मूव करना चाहिए लेफ्ट साइड में, ये राइट डायरेक्शन के स्टीयरिंग के लिए है, स्टीयर के लिए है। तो यहाँ पर डायरेक्शनल वाल्व फ्यूल को, ऑयल को दूसरी डायरेक्शन में करेगा, पिस्टन आपका मूव करेगा। ये बस बेसिकली एफर्ट को कम कर देता है, हमारे एफर्ट को स्टीयरिंग करने के लिए, है ना, स्टीयर करने के लिए हमारे ये दूसरी डायरेक्शन रोटेट होंगे तो उसकी फ्यूल सप्लाई बदल जाएगा। रैक एंड पिनियन सिस्टम है, लेकिन पहले पुराने व्हीकल्स में, जो ओल्ड व्हीकल्स हुआ करते थे, तो उसमें रैक एंड पिनियन सिस्टम हुआ करता था। तो जो स्टीयर करने के लिए आपको हार्ड ड्राइविंग होती थी, ज़्यादा पावर यूज करनी पड़ती थी। हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें आपके हमारे एफर्ट को कम कर देते हैं। यहाँ ऑयल टैंक से ऑयल सप्लाई पास होते ही ऑयल आपका एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में जाता है। स्टीयरिंग को रोटेट करने से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है अगर, तो आपका कंट्रोल वाल्व उसी डायरेक्शन में ओपन हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स भी आए हुए हैं आजकल। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट है इसमें एक, यहाँ सन एंड प्लैनेट गियर्स है। स्टीयरिंग एंगल टॉर्क सेंसर, स्टीयरिंग एंगल सेंसर,
सो बेसिकली स्टीयरिंग सिस्टम में हमारे पास हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग्स हैं जो एफर्ट को हमारे कम कर देते हैं। ओके यूनिट 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है सिलेबस में। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सिलेबस उसका आपका सिलेबस ऑफ टोम। ओके अभी हमने इसमें फर्स्ट यूनिट में डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स स्टडी किया था। उसके बाद रिजिड बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी, लिंक्स, काइनेमेटिक पेयर्स एंड देयर टाइप्स हमने स्टडी किए। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, काइनेमेटिक चेन एंड देयर टाइप्स, कांस्टेंट मोशन एंड मैकेनिज्म्स, ये हमने डिस्कस करा था। यूनिट 2 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म स्टडी किया, इक्विवेलेंट मैकेनिज्म क्या होते हैं डिस्कस किया, लॉ ऑफ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म डिस्कस किया, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड इट्स इन्वर्जन हमने स्टडी किए, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हमने दोनों विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एंड क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म दोनों स्टडी किए। आईसी इंजन मैकेनिज्म को हम लोगों ने डिस्कस किया, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म्स को हमने डिस्कस किया, इलिप्टिकल ट्रेमल, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, पेंटोग्राफ बेसिकली अलग एक मैकेनिज्म है आपका। ओल्डहम कपलिंग वगैरह हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इन्वर्जन्स में। एंड बेसिकली इंडिकेटर मैकेनिज्म में पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे, पेंटोग्राफ एंड स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। तो यूनिट 2 हमने कवर अप कर लिया था। यूनिट 3 में हमारे पास है ब्रेक्स एंड डायनमोमीटर्स। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक्स such as block or shoe brakes, band brakes, internal expanding brakes, power brake and disc brake, definition, types and working of the dynamometers भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक्स यूज किए जाते हैं व्हीकल की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। डायनामोमीटर्स आर यूज टू measure the total output power on any shaft। ओके यूनिट 4 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैम हमने डिस्कस कर लिया था। ओके so thank you so much।